चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एक्सरसाइजेस को। चैप्टर 12 जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को समझाए जा रहे हैं, ये वही क्वेश्चन है जिसकी थ्योरी आप लोगों ने कल सीखी थी, पढ़ी थी, और फ्रिक्शन के बारे में कई बेसिक पॉइंट आप लोगों ने सीखे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को अपने आप से आते हों, देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं, चेक करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रिक्शन अपोजेस करता है, किस चीज़ को अपोजेस करता है? अपोजिट फोर्स लगाता है अकॉर्डिंग टू द मोशन बिटवीन द फोर्सेस सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो समझ में आ गया, फ्रिक्शन जो घर्षण था जिसकी वजह से हम लोग किसी भी चीज़ पर लिख पाते हैं, चल पाते हैं, और कोई भी कार्य करते समय ये फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये अपोज करता है द मोशन बिटवीन द सर्फेसेस इन द कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ये आप लोगों ने कल सीखा था। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन डिपेंड होता है ऑन द रफनेस ऑफ द सरफेस या फिर स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। ये दोनों का नेचर आप लोगों ने कल सीखा था कि जैसा नेचर होगा उस हिसाब से फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सकता है और उसी हिसाब से फ्रिक्शन को घटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? आप लोगों ने अपने पाम को, अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा था और रगड़ने के बाद उसमें घर्षण पैदा हुआ था, उसके बाद आपकी हथेलियाँ क्या हो गई थी? गर्म पड़ गई थी। इसका मतलब ये हुआ फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। क्वेश्चन नंबर 1 डी कह रहा है, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि कैरम बोर्ड पर आप लोग क्या छिड़कते हो? पाउडर छिड़कते हो। क्यों छिड़कते हो? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को फ्रिक्शन को क्या करना होता है? रिड्यूस करना होता है। अगर फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो कोई भी चीज़ को आसानी से रोका जाना मुश्किल होगा। सिर्फ ध्यान रहे, रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने कैरम बोर्ड पर क्या छिड़का था? पाउडर छिड़का था। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आप लोगों को आता है ये अच्छी बात है। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप लोगों ने कल कई तरह के फ्रिक्शन समझे थे। स्टैटिक फ्रिक्शन था, रोलिंग फ्रिक्शन था, लिक्विड में आप लोगों ने फ्लूइड फ्रिक्शन सीखा था। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जी हाँ, लेसर होता है, कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। उम्मीद है आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। इसी तरह से याद भी करते चलें, समझते चलें। कहीं कोई कन्फ्यूज़न, कहीं कोई डाउट है तो आप लोगों को डाउट भी क्लियर करके पूछना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आके कोई डाउट्स पूछ सकते हैं। कहीं पर भी आप लोगों को समय मिलता है, डाउट अगर कहीं पर भी होता है, किसी समय डाउट होता है, आप लोग तुरंत पूछें, क्योंकि अगर साइंस में आपका डाउट रह गया तो ये आगे तक रहेगा। जी हाँ, हर एक बेसिक पॉइंट सीखते चलें। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एज अकॉर्डिंग टू 4 चिल्ड्रन वर आस्किंग टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, देयर अरेंजमेंट आर गिवन बेलो। मतलब आप लोगों को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग। जी हाँ, अरेंज करना है आप लोगों को। कैसे अरेंज करोगे? सबसे पहले स्टैटिक आएगा, उसके बाद स्लाइडिंग आएगा, उसके बाद ही क्या आएगा? रोलिंग आएगा। समझ में आ गया? तो 3 तरह के फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट की अगर बात करें तो कैसे अरेंज करना है, बिल्कुल इसी तरह से अरेंज करना है आप लोगों को, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल अरेंज ऑर्डर में लगा दिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एलिडा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर। मतलब एलिडा एक लड़की है जो अपनी कार को, छोटी सी टॉय कार है, उसको दौड़ाती है किसी मार्बल के फर्श पे। वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। और उस मार्बल पर, उस फ्लोर पर क्या चीज़ पड़ी हुई है? न्यूज़पेपर है, टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर और टॉवल पड़ा हुआ है। आप लोगों को बताना है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। किस प्रकार से इंक्रीज होगा देखते हैं। सबसे पहले द मार्बल डोर, वेट मार्बल फ्लो। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, कौन सा सही ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? पहला है वेट मार्बल फ्लो, ड्राई मार्बल फ्लो, न्यूज़पेपर एंड लास्ट वन इज टॉवल। सेकंड है न्यूज़पेपर, टॉवल, ड्राई मार्बल फ्लो एंड द लास्ट वन इज वेट मार्बल फ्लोर। क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे वेट मार्बल फ्लोर होगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, और रिड्यूस फ्रिक्शन में क्या होगा ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। टॉवल, न्यूज़पेपर, ड्राई मार्बल फ्लो, वेट मार्बल फ्लोर, ये 3 ऑप्शन हो गए। चौथा ऑप्शन है वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लो, टॉवल एंड द लास्ट वन इज़ न्यूज़पेपर। तो टॉवल पे कभी आपने मूव करा के देखा है कि उस टॉय कार को
अगर आपने देखा है तो आप लोगों को याद होगा टावल पे वो कार जो थी वो चलना उसका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। न्यूज़पेपर के कुछ हद तक वो चल सकती थी, ड्राई फ्लोर पे वो दौड़ सकती थी, लेकिन वेट मार्बल में इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा थी, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, अरेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं। सपोज यू आर राइटिंग दिस इन टाइटल अ टाइटल, ठीक है। सपोज करिए कि आप राइटिंग लिख रहे हैं, डेस्क इज़ टाइटल्ड अ टाइटल, ठीक है, किसी डेस्क पर टाइटल लिख रहे हैं। अ बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, और एक किताब जो थी वो स्टार्ट कर देती है स्लाइडिंग डाउन, नीचे की तरफ गिरना चालू कर देती है। शो द डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स अकॉर्डिंग टू द एक्टिंग ऑन इट, आप लोगों को फोर्स बताना है कहाँ से फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। तो जो एरो दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह से एरो आप लोगों को क्या करना है, एक बुक बनानी है। बुक अगर आपकी बुक में अगर ये बना हुआ है पिक्चर तो आप लोग उससे देख के बना लें, नहीं इसी वीडियो से देख के आप लोग एक बुक बना सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाना है, फ्रिक्शन फोर्स दिखाना है, किस प्रकार से ये फोर्स अपोजिट फोर्स में काम करता है ये दिखाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यू स्पिल अ बकेट ऑफ ए सोपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली। अचानक क्या होता है, यू स्पिल मतलब गिर जाते हो बकेट को लेकर सोपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर, वुड इट मेक टू ईजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर, वाई। क्या आपको लगता है, सपोज करिए आप एक बकेट पकड़े हो, बकेट क्या है, किससे भरा हुआ है, सोपी वाटर से भरा हुआ है। जी हाँ, सोपी मतलब होता है उसमें साबुन घुला हुआ है, ऐसा वाटर भरा हुआ है, और अचानक से आप मार्बल फ्लोर पर एक्सीडेंटली गिर जाते हो और पानी जो था, सोपी वाटर जो था वो उस फ्लोर पर गिर जाता है। अब आप उठने का प्रयास करते हो तो क्या लगता है, मोर डिफ़िकल्ट टू यू फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर, और आपके लिए उस फ्लोर पर चलना क्या होता है, बहुत ही दुखदाई भरा हो सकता है, आप लोग फिर फिसल सकते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेट मार्बल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस फ्रिक्शन होने की वजह से हम लोग आसानी से चल नहीं पाएंगे। इट वुड बी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द फ्लोर, सोपी वाटर फिल्स द फ्लोर इरेगुलरिटीज दस रिड्यूसेस द फ्रिक्शंस कंसिडरेबली, फीट डू नॉट मेक नेसेसरी ग्रिप, और जिसकी वजह से हमारी जो स्लीपर्स होती हैं वो अच्छे से पकड़ नहीं बना पाएंगे उस मार्बल पर, और हम लोग आसानी से चल नहीं पाएंगे। विद द फ्लो सरफेस दस इंक्रीजिंग द चेंजिंग ऑफ फॉलिंग, और धीरे से हम लोग क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं इसी सोपी वाटर वाले पानी के ऊपर जो फ्लोर पर पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई स्पोर्टमैन यूज़ शूज़ विद स्पाइक्स। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं फील्डिंग करते समय या फिर बैटिंग करते समय आप लोगों ने देखा होगा उनके जो जूते होते हैं, शूज़ होते हैं, उसके नीचे स्पाइकल्स लगे होते हैं, स्पाइक्स लगी होती है, नुकीले नुकीले कांटे नुमा जो स्पाइक होते हैं वो लगे होते हैं। ऐसा कारण क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा उनको फील्डिंग करते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, बहुत ही स्पीड में भागते हुए, और उनको एक समय चाहिए होता है रुकने का। अगर वो स्पाइक्स ना लगी हों, तलवे एकदम सीधे प्लेन हो, तो उनको रुकना बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी हो सकता है। उस समय जब गेंद तेज़ी से जा रही होती है और गेंद के पीछे कोई स्पोर्टमैन भाग रहा होता है तो उसको रोकने के लिए वो स्पाइक्स ही होते हैं जो मदद करते हैं उसको रोकने में। जी हाँ, समझ में आ गया। चलिए इसको पढ़ के बता देता हूँ। स्पाइक्स क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग आसानी से रुक जाएंगे। तो स्पाइक करते हैं इंक्रीज फ्रिक्शन एंड गिव बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। इट अवॉइड स्प्लिटिंग ऑफ स्पोर्टमैन वाइल प्लेइंग और रनिंग। समझ में आ गया, बिल्कुल वही चीज़ थी जो अभी आप लोगों ने सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फ्रिक्शन का क्लास 8 आप लोगों का, ये आप लोग जान ही चुके हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये क्लास, क्योंकि अगले साल आप लोग 9th क्लास में जाओगे तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आप लोगों को फिजिक्स से रिलेटेड हर एक पॉइंट पता हो, क्योंकि 9th में फिजिक्स पोर्शन बिल्कुल अलग है, केमिस्ट्री का पोर्शन बिल्कुल अलग है और बायोलॉजी का चैप्टर बिल्कुल अलग है। इसलिए जो भी सीख के जाएँ यहीं से सीख के जाएँ और हर एक बेसिक पॉइंट समझते चलें। फ्रिक्शन कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कैसे करता है, तो समझ में आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क करता है। कोई गेंद आपने लुढ़का दी, उस लुढ़कती हुई गेंद को रोकने के लिए कौन सा वर्क करता है, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स, ठीक है, इकबाल को क्या करना है, हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स, एक लाइटर बॉक्स है उसको पुश करना है। एंड सीमा हैज़ टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, और उसी फ्लोर पर सेम सिमिलर भारी, जितना भारी उसका लाइटर बॉक्स था उतने ही भारी एक और बॉक्स था जिसको पुश करना है सीमा को, ठीक है, दोनों को कुछ ना कुछ पुश करना है, धक्का देना है। हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स एंड वाई। तो आप लोग जानते हैं किसको सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको पुश करने में, तो समझ लेते हैं यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर समझ लेते हैं। इकबाल हैज़
to push a lighter box and Seema has to put a similar heavier box on the same floor, उसी फ्लोर पर उसी भार के बराबर जितना उसका इकबाल का जो बॉक्स भारी था उतना ही भारी इसका बॉक्स था, सीमा का भी। दोनों को क्या करना है, अप्लाई फोर्स करना है। किसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स एंड वाई। पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है, इसका आंसर होगा फ्रिक्शन फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास का मतलब यहाँ पर वेट से है, तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से कार्य करेगा। अगर सेम वेट में है, दोनों ऑब्जेक्ट कैसे थे, दोनों ही बॉक्स कैसे थे, सेम वेट के थे, सेम मास के थे, तो इनका जो फोर्स लगेगा बिल्कुल सेम लगेगा। बॉक्स विल पुट मोर फोर्स ऑन द फ्लो सरफेस एज कम्पेयर टू द लाइटर बॉक्स एंड देयर विल एक्सपीरियंस मोर अपोजिट फोर्स, जो कि फ्रिक्शन था। सीमा विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स। ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या था, क्योंकि आप लोगों ने देखा था जब एरोप्लेन उड़ रहा था तो उसके आगे का जो आगे का शेप था वो थोड़ा सा तिरछा था। वो तिरछा क्यों था, इसी की वजह से कोई चीज़ एरोप्लेन आप हवा में उड़ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी फ्रिक्शन कार्य करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घूम गया था। घूम क्या गया, बॉक्स तो जो वेट था वो तो सेम था, ठीक है, समझ में आ गया। वेट क्या था, ये तो सेम था। यहाँ तो सीधे कह रहा है कि फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास होता है। अगर जितना वेट होगा किसी का भी तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ही एक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या थी समस्या, क्या आई सबके सामने समस्या, कन्फ्यूज़न क्या आई, जो इकबाल था उसके सामने कौन सा बॉक्स था, लाइटर बॉक्स था। समझ में आ गया, लाइटर बॉक्स और दूसरे बॉक्स में शेप में अंतर है, इसलिए यहाँ पर एक्सपीरियंस जो मोर अपोजिट फोर्स होगा फ्रिक्शन का वो सीमा को सबसे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसा क्यों होता है, कारण बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये 2 क्वेश्चन और ये लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए हैं। चलिए इन तीनों को भी सीख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम लोग जानते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर रेस्ट इन कंडीशन, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हायर देन दैट ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट आर मूविंग। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उस रुके हुए ऑब्जेक्ट में और उस सरफेस में जहाँ पर वो रुका है उसकी जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं इन द टू सरफेसेस के बीच में हायर होती हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट आर मूविंग। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उस समय, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, देयर इज़ अ लेस इंट्रैक्शन बिटवीन देयर सरफेसेस, और उस समय बहुत ही कम लेसर इंट्रैक्शन होता है, कनेक्शन बहुत ही कम होता है दूसरे सरफेस के साथ, बिटवीन देयर सरफेसेस। दैट्स वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। गिव एग्जाम्पल टू शो दैट द फ्रिक्शन इज बोथ एज अ फ्रेंड एज अ फो। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शन होता है वो हमारे लिए दोस्त भी है और हमारा दुश्मन भी है, मतलब मित्रता के साथ भी हमारा शत्रु भी है। ऐसा क्यों हो सकता है, इसी फ्रिक्शन की वजह से हम चलते भी हैं और इसी फ्रिक्शन की वजह से हम गिरते भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर आप लोग चल भी रहे हो तो इसी फ्रिक्शन की वजह से है, और अगर आप लोग गिर भी जाते हो तो इसी फ्रिक्शन की वजह से ही है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए अंतरिक्ष की बात की जाए तो वहाँ पर क्या फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। नाम मात्र फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, इसलिए वहाँ पर आप लोगों का रुकना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। चलिए एज अ फ्रेंड एंड एज अ फो दोनों समझ लेते हैं। फ्रिक्शन इज अ बोथ अ फ्रेंड एंड फो ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कौन कौन से रीजंस होते हैं जो बताते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए हमारी मित्र की तरह व्यवहार करता है और किस प्रकार से हमारे शत्रु के लिए व्यवहार करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हेडिंग वाइज। फ्रिक्शन एक्ट एज फ्रेंड, तो किस प्रकार से हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड 4 फीट। इसका मतलब जो 2 सरफेसेस की बात हो रही है वो एक तो हमारा फीट हो गया और दूसरा ये ग्राउंड सरफेस हो गया। तो दोनों तभी पॉसिबल है, हम लोग तभी चल पाएंगे, तभी पॉसिबल है चलना जब तक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो क्लियर हो गया। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड आर फीट। तो यहाँ फीट मतलब हमारे पैरों की बात की जा रही है, ग्राउंड सरफेस आप लोग समझ गए होंगे, ज़मीन की बात की जा रही है। वी आर एबल टू राइट, अगर हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं, वी आर एबल टू राइट एनीथिंग एल्स, कुछ भी अगर हम लोग कहीं पर भी लिख रहे हैं, चाहे वो कॉपी में लिख रहे हो, चाहे ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो, चाहे मार्बल पर लिख रहे हो या फिर किसी दीवार पर लिख रहे हो, कहीं पर भी लिख रहे हो, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉल पॉइंट एंड द पेपर सरफेस, ये तभी पॉसिबल है जब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। जी हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स अगर वर्क करेगा तभी ये सब कुछ पॉसिबल है कि जो लिखावट हम लोग लिखते हैं वो किसी न्यूज़पेपर पे या भी किसी भी कॉपी पे वो चिपकी रहती है। समझ में आ गया, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स।
नेल्स एंड स्क्रूज स्टिक टू वॉल सरफेस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो नेल्स एंड स्क्रू स्टिक, तो आप लोगों ने देखा था हमारे जो नाखून होते हैं, अगर हम अपने नाखून की बात ना करें, बाकी और जैसे आप लोगों ने छिपकली को चलते हुए देखा होगा दीवारों पे, तो दीवारों पे चल कैसे पाती है? बिकॉज ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो ये दीवारों पर नहीं चल पाएंगी, क्योंकि इनकी जो अंगुलियां बनी होती हैं, इनके जो नाखून बने होते हैं, एज ये जो इरेगुलरिटीज़ होती है दीवारों में, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, इरेगुलरिटीज़ होती है, सरफेस जो इनका सरफेस रफनेस वाला होता है, इसी वजह से छिपकलियाँ क्या होती है, चल पाती हैं अच्छे से। लास्ट पॉइंट है लाइटनिंग अ मैच स्टिक इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मैच स्टिक एंड द साइड सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स। आप लोगों ने माचिस की तीली को जलाया होगा, बिल्कुल जलाया है, तो आप लोगों को याद आ रहा होगा वहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स था। अगर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करता तो वो माचिस की तीली जलाना मुश्किल था। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था उस समय जब आपको माचिस की तीली उस सरफेस पे रगड़ना होता था, तभी आपकी जो माचिस की तीली थी वो जल पाती थी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन एज अ फो, मतलब यहाँ पर हमारा जो फ्रिक्शन है वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा? शत्रु की तरह। कैसे? वियर एंड टियर ऑफ द सोल्स ऑफ द शूज़ इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन। मतलब ये हुआ, आप लोगों ने देखा था जब आप लोग नई चप्पलें खरीद के लाते हो, नए शूज़ खरीद के लाते हो, और कुछ समय चलने के बाद, काफ़ी दौड़ने के बाद, भागने के बाद, कूदने के बाद, काफ़ी समय बाद आप लोग देखते हो कि जो सोल थे वो घिस जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि आपके शूज़ बेकार हो जाते हैं, स्लीपर्स बेकार हो जाती हैं। इस स्लीपर का जो सरफेस था, जो थोड़ा रफनेस था, वो धीरे धीरे ड्यू टू इतना वॉक करने के बाद वो क्या होता है, चिकना जाता है, एकदम चिकना हो जाता है, प्लेन हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग गिर भी सकते हैं। समझ में आ गया? इसकी वजह से वियर एंड टियर ऑफ द सोल्स ऑफ आवर शूज इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। व्हेन अ टायर मतलब आप लोग समझ रहे होंगे व्हीकल्स की बात की जा रही है, डिफ्लेट्स कर जाता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव द व्हीकल बिकॉज ऑफ इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड सरफेस। आप लोगों ने देखा होगा जो खुरदरी सड़कें होती हैं, खुरदरी सड़कें का मतलब जैसे मान लीजिए कोई रोड खुदी हुई है, वहाँ पर सरफेस कैसा है, रफनेस ज़्यादा है, जिस वजह से कोई गाड़ी वहाँ पर आसानी से नहीं चल पाती, क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीजमेंट ऑफ द फ्रिक्शन। इसी फ्रिक्शन के बड़े होने की वजह से व्हीकल्स जो होती है वो चल नहीं पाती। अगर वही चीज़ अगर यहाँ पर ये कह दिया जाए, अगर कोई ऑयल उस रोड पे गिरा दिया जाए और उस समय कोई व्हीकल्स वहाँ से गुजरती है, तो 100% वो व्हीकल्स क्या होगी, फिसल जाएगी और घिसटती चली जाएगी, दूर तक चली जाएगी, घिसटती चली जाएगी, और जो भी उस पर बैठा होगा, जो भी आदमी उस गाड़ी को चला रहा होगा, उसको काफ़ी चोट लग सकती है ड्यू टू द फ्रिक्शन। इसी फ्रिक्शन की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाता है। मशीन्स गेट हीटेड अप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये जो मशीन्स होती हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा कई बड़े बड़े कारखानों में जो मशीन्स कार्य करती हैं, वो ड्यू टू द फ्रिक्शन धीरे धीरे गर्म पड़ने लगती हैं, और एक समय ऐसा लगता है कभी कभी उनमें आग भी लग जाती है। जी हाँ, अभी आपने अपनी हथेलियों को रगड़ा था और रगड़ने के बाद आपने अपनी हथेलियों को छुआ था, बिल्कुल इसी तरह से मशीन्स भी वर्क करती हैं, वो कार्य करती रहती हैं, और धीरे धीरे गर्माहट पाके धीरे धीरे आग भी लग जाती है उनमें ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 9 का। ड्यू टू फ्रिक्शन, इसी फ्रिक्शन की वजह से मशीन्स एंड व्हीकल्स कंज्यूम मोर फ्यूल एंड इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट। इसी फ्रिक्शन की वजह से जो मशीन होती हैं वो क्या होती हैं, धीरे धीरे कंज्यूम करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन को, फ्यूल को, और ज़्यादा ईंधन खींचने के बजाय आप लोग इंक्रीज़ कर देते हो मेंटेनेंस कॉस्ट को, मतलब धीरे धीरे आप लोगों को पैसे लगाने पड़ जाते हैं उसको सही करने के लिए। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्या है? एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन द फ्लूइड्स। यहाँ पर फ्लूइड की बात की जा रही है, तो फ्लूइड्स का मतलब यहाँ पर लिक्विड मटेरियल से है। मस्ट हैव ए स्पेशल शेप्स। तो आप लोगों ने नाव देखा था, अगर उस नाव की जगह अगर कोई बड़ा सा चौकोर डिब्बा अगर पानी में तैराया जाए, तो उसको तैरा पाना और नाव को तैरा पाना थोड़ा सा कठिन होगा। क्यों होगा? ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है समझ लेते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड होता है बाय फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग और फ्लूइड फ्रिक्शन। अगर किसी पानी में ऐसा हो रहा है तो उसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। जी हाँ, उसी को हम लोग ड्रैग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, दोनों नाम इसी के हैं। टू ओवरकम और मिनिमाइज एयर फ्लूइड फ्रिक्शन। ओवर का मतलब कम से कम करने के लिए द बॉडीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट मिनिमाइज कर देती है अपने सरफेस को, दैट इज़ समटाइम स्फेरिकल शेप्स और अदर स्ट्रीमलाइन शेप्स विद स्मूथ सरफेसेस। एरोप्लेन्स हो गया, जेट्स हो गए। रेन ड्रॉप्स हैव स्ट्रीमलाइन कर्व सरफेस ड्यू टू द रिड्यूस एयर ड्रैग। इसका मतलब ये हुआ, ये जो बारिश की बूंदें होती हैं इनका शेप भी नीचे आते आते नुकीला हो जाता है,
चलते तो बड़े बड़े गोले थे, लेकिन जैसे धरती पहुँचते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन वो क्या हो जाते हैं, उनका आकार बदल जाता है इसी फ्रिक्शन की वजह से। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में पूरा आ गया, इसी में उम्मीद करके चल रहा हूँ। कोई डाउट अगर फिर भी अगर है आपके, अभी भी बना हुआ डाउट है, तो उसको पूछते ज़रूर चलें, क्लियर ज़रूर करते चलें, जिसमें आप लोगों को समझ में अच्छे से आ सके। चलिए लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में सब कुछ आ गया होगा, सारे एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ एंड तक वीडियो आप लोगों ने देखी थी, समझी थी। धन्यवाद।